इसी तरह की घटनाएं अनेक साल तक चलती रही। लेकिन पहलगाम में मतलब हमारे टूरिस्ट पर जो हमला हुआ, उनकी हत्या की, हमारे बाप बहनों को विधवा बनाया। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो ऑपरेशन किया उसका नाम सिंदूर रखा था। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत बड़ा लेसन सिखाने का प्रयत्न किया है। आतंकवादियों के जो अड्डे थे उसको उद्ध्वस्त कर दिए हैं। उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी का मृत्यु हो चुका है। और भारत कितना बलशाली है ये सारी दुनिया में देखा है। एक तो मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का कहना ये है कि पाकिस्तान को अगर ठीक ठाक रहना है तो पाकिस्तान ने हमारे साथ शरारत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान ने बार बार इसी तरह का सीज फायर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो भविष्य में पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती हो सकती है। लेकिन जब तक पाकिस्तान को मस्ती है तब तक ऐसी दोस्ती होगी। जब पाकिस्तान बार बार इसी तरह की भूमिका हमेशा वो रखता आया है। और इसीलिए इस वक्त भारत एकदम नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा 140 करोड़ लोग खड़े हैं। मैं अपोजिशन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने भी सरकार के साथ हम सब लोग हैं। जब ऐसा वक्त आता है तब पूरा देश एक रहता है, सब पार्टियां एक रहती है। राजनीतियों को बाजू में छोड़कर सरकार के साथ रहने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है और उन्होंने वो निभाई है। तो हम सब लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सफल हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया है कि भाई भारत के साथ हम सामना नहीं कर सकते हैं और युद्ध नहीं होना चाहिए। माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने मध्यस्थी की करने का प्रयत्न भी किया है। युद्ध रोकने के लिए उन्होंने भी कोशिश की है। माननीय मोदी साहब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और लेकिन भारत की भूमिका ये है कि भारत और पाकिस्तान ये दो देशों में तीसरा कोई आने की आवश्यकता नहीं है। हम एक साथ बैठेंगे, आगे क्या मार्ग निकालना वो निकालेंगे। आतंकवादी एक्टिविटीज को कैसा पूरा स्टॉप करेंगे, इसी तरह की भूमिका भारत सरकार की है। तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने डैशिंग भूमिका ली। हमारे जवानों के साथ उन्होंने कुछ टाइम बिताया और उनका अभिनंदन किया कि भाई आपने आपका मतलब जिंदगी का विचार ना करके आपने अपने देश का विचार किया और अपना ऑपरेशन सफल किया। इसीलिए उनका धैर्य बढ़ाने के लिए भी नरेंद्र मोदी साहब जवानों के साथ जाकर मिलकर आए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और पाकिस्तान को इशारा देना चाहता हूँ कि उल्टी सीधी बात मत करो। मतलब भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन गया है। आज का भारत कल का भारत नहीं है। आज का भारत अखंड भारत है। आज का भारत ताकतवर भारत है। आज का भारत विकसित भारत है। आज का भारत एकदम अपनी ताकत बढ़ाने वाला भारत है। और हमारे बजट में 6 लाख से ज़्यादा पैसा हमने डिफेंस के लिए रखा है भारत सरकार ने। इसीलिए हमारा डिफेंस बहुत बड़ा पावरफुल है। इसीलिए पाकिस्तान को मेरे पार्टी की भूमिका मैंने बहुत बार बताई है कि आतंकवाद तब खत्म होगा जब पाक व्याप्त कश्मीर भारत के पास आएगा, तो ही ये आतंकवाद खत्म हो सकता है। इसीलिए भारत ने एक भूमिका ले ली है कि वह पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करने का जो निर्णय पाकिस्तान सरकार का करे। और हम तो शांत रहेंगे, लेकिन गोली को गोली से जवाब देने का काम भी इस वक्त हमारा आगे होगा। हम तो शांति चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गौतम बुद्ध की बारे में भी बताया कि भाई हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए, हमें शांति चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ही हमेशा इसी तरह की उल्टी सीधी काम उनकी तरफ से हुए हैं। इसीलिए हम सब लोग एक साथ हैं। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी जो है
मेरी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, ये मोदी जी के साथ, मोदी जी के पीछे ताकत से खड़ी है देश को, देश की इमेज आगे बढ़ाने के लिए। मराठी सर, एक सवाल ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने कहा है स्पेशल सेशन बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, स्पेशल विशेष सत्र का आयोजन, विशेष सत्र बुलाने के लिए राहुल गांधी ने डिमांड किया। हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने विशेष सत्र बुलाने का मांग किया है। उसके संबंध में माननीय नरेंद्र मोदी साहब निर्णय ले सकते हैं उसके बारे में, या जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति साहब हैं और लोकसभा के स्पीकर है और सरकार है, सरकार मिलकर इसके संबंध में निर्णय ले सकते हैं। अगर अधिवेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके संबंध में निर्णय उनके तरफ से जरूर होगा। सर, महाराष्ट्र में संजय राउत और अरविंद सावंत ने कहा है कि गिरे तो भी टांग ऊपर। अरविंद सावंत जी ने एक्सपोस्ट की थी ऑपरेशन सिंदूर के शस्त्र संधि के बाद, सीज फायर के बाद, कि गिरे तो भी टांग ऊपर। और संजय राउत ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से डर के ये समझौता हो गया है। मुझे लगता है कि अरविंद सावंत जी इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। अगर बाला साहब ठाकरे जो होते थे तो ऐसा बयान नहीं देते थे। बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे वक्त पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सफल हो चुका है, इसीलिए पाकिस्तान डर कर, पाकिस्तान ने बोला है हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे आरोप में बिल्कुल तक देना नहीं है। और हम नीचे तो भी कान हमारे ऊपर, तो कान हमारे ऊपर ही है। देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अपना कान ऊपर होना ही चाहिए, हमारा काम ऊपर रहेगा। और ऐसे वक्त पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है ये बहुत बड़ा ताकतवर रहा, और इस ऑपरेशन को ऐसा बोलना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री है भाजपा के, विजय विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जी को कहा है कि उनके कौम की बहन से, मतलब दहशतवादियों की बहन, आतंकवादियों की बहन, ऐसा करके उनका उल्लेख किया गया है। किसको किसको? तो शायद जो सोफिया कमांडर थी ना उधर हमले में, तो वो तो मुस्लिम है। तो एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों की बहन, उसको भी, चूंकि वो भी मुस्लिम है, वो भी धर्म पूछ के मारा गया था, धर्म पूछ के मारा गया था। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को मारा, हमने उन्हीं की बहन से उन्हीं को मरवाया है। तो ये मुस्लिम कमांडर ने ही उनको मारा है, तो उन्होंने कहा उन्हीं की बहन से उन्हीं को मरवाया। कुरैशी का तुलना जो है वो आतंकवादी और मुस्लिम से। आज जो चौबे जी जो हमारे अच्छे मित्र भी है और बीजेपी के मध्य प्रदेश से सांसद भी है, उन्होंने जो बताया है कि जो सोफिया जी है हमारे आर्मी में का कमांडर है, आर्मी में है ना, आर्मी में एक कर्नल है, और वो मुस्लिम है। उसके बावजूद भी देश की रक्षा के लिए वो हिंदुओं के साथ, सभी भारत के साथ वो मतलब काम कर रही है। तो उनके नेतृत्व में जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, उस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से एक मुस्लिम महिला की तरफ से ही आतंकवादियों का खात्मा करने का एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ। चौबे ने जो बताया सही है कि भाई मुसलमान लोगों को ही हमारे सोफिया जी के माध्यम से ही उनको मारा गया है। कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री धर्म की बात कर रहा है, उन्होंने माफी भी मांग ली, जिन्होंने बयान दिया बाद में सर ने माफी भी मांग लिया कि मेरी तरफ से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, मुझे पूरा बयान मालूम नहीं है आपको, ठीक है। आपको नहीं, जो सोफिया जी है वो कर्नल है और उन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन वो हमारी कर्नल है और उन्होंने मतलब आतंकवादियों का खात्मा किया है। तो चौबे जी ने जो बयान दिया था कि भाई मुस्लिम है और मुस्लिम के हाथों से हमने उनका खात्मा किया है, वो ऐसा बोलना ठीक नहीं था, ऐसा उन्होंने भी बयान दे दिया है। मुझे लगता है कि वहाँ धर्म का विषय बिल्कुल नहीं, आर्मी में धर्म नहीं चलता है। आर्मी में और हमारे डिफेंस में, एयरफोर्स है या मतलब जो हमारे डिफेंस के कोई भी डिपार्टमेंट में धर्म का विषय बिल्कुल नहीं है। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए अपना इज्जत मजबूत करते हैं। तो चौबे जी ने इसके संबंध में माफ़ी मांगी है और उन्होंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।
सर, आम आदमी पार्टी की नेता है आतिशी मार्लेना, उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान जो है वो भारत से किस प्रकार से डरा, उसका सबूत चाहिए। क्या सर, जो आम आदमी से आतिशी जी है ना, एक्स सीएम, पाकिस्तान में जो हार मान- तो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान डरा है तो हमें उसका एविडेंस चाहिए, कैसे डरा है पाकिस्तान भारत से। और कांग्रेस के एक नेता है हुसैन दलवाई, वो बोल रहे कि फिक्स 100 ही आतंकी मारे गए, ना 99 ना 101, फिक्स 100 कैसे मारे गए। मुझे लगता है कि जिस तरह आतंकवादियों के अड्डे पर ही हमला हुआ था, मतलब हुसैन दलवाई जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, तो आतंकवादियों के अड्डों पर मतलब वहाँ हमारा हमला हुआ और आतंकवादी अड्डे उद्ध्वस्त कर दिए। वहाँ जो भी आतंकवादी प्रेजेंट थे वो मर गए हैं, लेकिन उसका जो मुखिया है वो अभी तक जिंदा है और उसको भी मतलब एक दिन हम खात्मा उनका कर सकते हैं। तो ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। और हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो अपनी आतिशी जो है यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल साहब के बाद मुख्यमंत्री रही है, तो सबूत मांग रही है। अभी वो सबूत मांग रहे, उन्होंने सबूत मांगना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, अपन कैसे हार गए इसका सबूत उन्होंने उनसे मांगना चाहिए। सबूत मांगना ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशन तो हो चुका है, हमला हो चुका है, पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है और यहाँ कोई डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थी का बिल्कुल विषय नहीं है। उन्होंने अपना बयान दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम सब लोग हमारी ताकत से हम लड़े हैं, तो ऐसा बयान देना इस वक्त ठीक नहीं है। अपोजिशन के लोगों ने संभाल कर बयान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है, इसे लेकर जो हमारा मंत्रालय है वो क्या विचार रखता है और आप क्या बताना चाहेंगे हम सब? हाँ, मतलब जनगणना जो है, जनगणना जाति के आधार पर होने से हर जाति का कितना परसेंटेज है मालूम हो जाएगा और कई सालों से मांग होती रही। मैंने पार्लियामेंट में, मैं जब 1998 में चुनकर आया था, तब से मैंने मांग किया था कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह 2001 में सेंसस हुआ था, उसके पहले मैंने मांग किया था कि भाई कौन से जाति का क्या डेवलपमेंट हुआ है, हर जाति को कितनी सरकारी नौकरी मिली है, प्राइवेट नौकरी कितनी मिली है, कितने लोगों का बिजनेस है, कितने लोग गरीब है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए जातिगत जनगणना का बहुत हिस्टोरिकल निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, लेकिन उनके तरफ से ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस 70-75 साल सत्ता में रहे तब उनके तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन राहुल गांधी जी बार बार मांग कर रहे थे ओबीसी का सेंसस करो, लेकिन मैं खाली मांग कर रहा था कि सब जाति का सेंसस होना चाहिए और सभी जाति का सेंसस होने से हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा और इसीलिए ये निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। और जनगणना का ये फायदा है कि हर जाति को कितनी मदद करने की आवश्यकता है, इसके लिए जातिगत जनगणना से एक हर जाति को अच्छा फायदा होगा। सर, वहीं हाँ, जे पाकिस्ताननी पहलगाम या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं हमला करून त्या ठिकाणी अनेक जे टुरिस्ट गेले होते, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले टुरिस्ट होते, तामिळनाडू, कर्नाटका आणि स्वित्झर्लंड आणि बाकीच्या परदेशातून आलेले आणि यूपी आहे, अनेक राज्यातले टुरिस्ट त्या ठिकाणी होते आणि त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानमध्ये झालेला जो कट आहे त्या कटाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आतंकवादी आले, आर्मीच्या ड्रेसमध्ये आले आणि त्यांनी अशा पद्धतीनं जो हमला केला, त्या हमल्याला उत्तर म्हणून माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने निर्णय घेतला की पाकिस्तानला सबक शिकवला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे ऑपरेशन सिंदूर जे आहे, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकारने केल्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान झालेला आहे अंधूर, म्हणजे तो अंधारामध्ये गेलेला आहे आणि पाकिस्तानवर हमला केल्यानंतर आतंकवादी पाकव्याप्त काश्मीरमधले जे आतंकवादी अड्डे होते उद्ध्वस्त करून त्या ठिकाणी 100पेक्षा जास्त आतंकवादी मारले गेलेले आहेत आणि आतंकवादी अड्डे लक्ष केले करून ज्या आतंकवाद्यांच्या माध्यमातून अनेक हल्ले आपल्या देशामध्ये होतात, तर त्याला चोख उत्तर म्हणून ऑपरेशन सिंदूर हे करण्यात आलं
ज्या आमच्या आया बहिणी ज्या विधवा झालेल्या आहेत त्यांचं जे स्मरण आहे त्यांना ताकद देण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर हे करण्यात आलं आणि त्यामध्ये भारताला मोठं यश मिळालेलं आहे. पाकिस्तानने आपली हार मान्य केलेली आहे आणि आता सध्या युद्ध हे थांबलेलं आहे. पण पाकिस्तानने जर पुन्हा गोळीबार केला तर त्या गोळीबाराला गोळीबारानं उत्तर द्यायचं अशी भूमिका माननीय नरेंद्र मोदींची आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांनी हे सिंदूर ऑपरेशन अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी अनाऊन्स केलं आणि आमच्या जवानांनी त्याला अत्यंत चांगला प्रतिसाद दिला. आपला जीव धोक्यामध्ये घालून त्यांनी हे ऑपरेशन सक्सेस केलेलं आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी साहेबांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि सगळा देश त्यांच्या पाठीशी आहे. विरोधकांनी उलटसुलट स्टेटमेंट करून त्यांनी अशा पद्धतीनं आपल्यामध्ये काहीतरी मतभेद आहेत ही भूमिका घेणं योग्य नाही. हे पुरावे द्या ते पुरावे द्या अशा पद्धतीची भूमिका अयोग्य आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ऑपरेशन सिंदूर हे सक्सेस केल्याबद्दल मी माननीय नरेंद्र मोदींचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आंबेडकरी जनतेच्या वतीनं दलित जनतेच्या वतीनं मी प्रधानमंत्र्यांचा हार्दिक आभार करतो आणि पाकिस्तान POK जो आहे पाक व्याप्त काश्मीर जो आहे तो आपल्या ताब्यामध्ये आलाच पाहिजे अशा माझ्या पक्षाची भूमिका आहे. त्यासाठी पुन्हा युद्ध करावं लागलं तरी चालेल पण पाक व्याप्त काश्मीर आपल्या ताब्यामध्ये आला पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे आणि तीच भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी सरकारची आहे आणि त्या पद्धतीनं मला असं वाटतं की ज्यावेळेला चर्चा होईल पाकिस्तानसोबत त्यावेळेला पाकिस्तानने POK आमच्या ताब्यामध्ये द्यावा ही आग्रही मागणी आपल्या वतीनं आहेच आहे. तर त्यामध्ये तडजोड अजिबात होता कामा नये. पाक व्याप्त काश्मीर आम्हाला मिळालंच पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून असा आरोप केला गेलाय की डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरून भारताने सीजफायर घोषित केलं. मला वाटतं की सीजफायर घोषित करण्याचा विषय अजिबात नाही. त्यामुळं एक तर आमचं जे ऑपरेशन होतं ते आमचं सक्सेस आम्ही केलेलं होतं. जिथं मला हल्ला करायचा होता तिथं हल्ला झाला आणि ते आतंकवाद्यांना आपण खात्मा केलेला आहे. ते आतंकवाद्यांना आम्ही सोडणार नाही ही प्रतिज्ञा नरेंद्र मोदी साहेबांची होती. त्याप्रमाणे आतंकवाद्यांचे जे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प याला घाबरून आम्ही काहीतरी युद्धबंदी केली असं अजिबात नाही आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे नरेंद्र मोदी साहेबांचे चांगले मित्र आहेत. अमेरिका फार मोठा देश आहे आणि त्याचा आपल्याला आपल्या भारताच्या डेव्हलपमेंटमध्ये अमेरिकेचाही मोठा वाटा आहे. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरून असं काहीतरी केलं असं म्हणणं अयोग्य आहे. आपला जे उद्देश होता तो सक्सेस झाला आणि पाकिस्तानने आपली हार मान्य केलेली आहे. पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्यांनी स्वतः अनाऊन्स केलेलं आहे की भारताबरोबर आम्ही युद्ध करू शकत नाही आणि त्यामुळं कुठंतरी थांबलं पाहिजे म्हणून आपण थांबलेलो आहोत. पण पुन्हा पाकिस्तानची वळवळ जर चालू राहिली पुन्हा आमच्यावर हल्ले करण्याचा प्रयत्न होत राहिला तर त्याला चोख उत्तर देण्याचं काम नक्की आम्ही करू अशी भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांची आहे. म्हणून मला असं वाटतं की विरोधकांनी अशी विपर्यस्त अशी स्टेटमेंट करू नयेत. माननीय बाळासाहेब ठाकरे असते तर बाळासाहेब ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी यांना सांगितलं असतं की तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. पण ठाकरे सेनेच्या नेत्यांनी उलटसुलट भूमिका घेऊ नये असं मला वाटतं. अरविंद सावंत म्हणाले की गिरे तो भी टांग ऊपर आणि संजय राऊत पण म्हणलंय की हा सगळा घाबरून सौदा करण्यात आला. मला वाटतं की गिरे तो भी कान ऊपर असं अजिबात नाही आहे. हम गिरे नाही आहे. हमारे कान ऊपर आमचे कान वरच आहेत. आणि संजय राऊत जे म्हणतायत ते की आम्ही घाबरून काहीतरी समझोता केलेला आहे. समझोता अद्याप झालेला नाही. फक्त पाकिस्तानने आपली हार मान्य केल्यामुळं आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली भूमिका मांडली बाबा दोघांमध्ये शांतता असली पाहिजे. पण त्यांना घाबरून असा निर्णय घेतलेला असा अजिबात नाही. उलट सरकारची भूमिका अशी आहे की आम्हाला कुठल्याही तिसऱ्या मित्राची आवश्यकता अजिबात नाही. आमच्या दोन देशामध्ये जी काही चर्चा होईल आणि त्याच्यामध्ये काय मार्ग काढायचा तो आपण मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करूया अशी भूमिका भारताची आहे. त्यामुळं डोनाल्ड ट्रम्पला घाबरण्याचा बिलकुल विषय अजिबात नाही. तर भूषण गवईंनी आज शपथ घेतली सरन्यायाधीश पदाची. काय सांगाल ते दुसरे दलित समाजातून आलेले सरन्यायाधीश? तर माननीय आदरणीय भूषण गवई जे आहे ते रासू गवई यांचे पुत्र आहे.
रासू गवई हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनेक वर्ष राहिलेले आहे. ते महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये त्यांचं अत्यंत मोठं अस्तित्व राहिलेलं आहे आणि दिल्लीमध्ये ते राज्यसभेवर लोकसभेवरही तिथे होते. तर त्यांचे मोठे चिरंजीव भूषण गवई हे अगोदर मुंबईच्या हायकोर्टामध्ये नागपूर बेंचमध्ये होते, मुंबईलाही होते आणि त्यानंतर त्यांच्या मेरिटवर त्यांची जी अपॉइंटमेंट आहे ते सुप्रीम कोर्टामध्ये जज झाली होती आणि आता त्यांना 6 महिन्याचा कालावधी जो आहे तो मिळालेला आहे. मला असं वाटतं की अनेक वर्षानंतर हे पहिले कोण होते? के.जी. बालकृष्णन साहब, पहिले खन्ना साहब, संजीव बालकृष्ण पहिले आपले बालकृष्णन जे होते ते बालकृष्णनजी अनेक वर्षापूर्वी चीफ जस्टिस होते ते शेड्यूल कास्टचे होते आणि त्यानंतर शेड्यूल कास्ट म्हणून नव्हे त्या ठिकाणी सिनियर म्हणून सिन्सिअर असणारे जे सुप्रीम कोर्टाचे जज म्हणून भूषण गवई यांना संधी मिळालेली आहे. त्यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि ते अत्यंत चांगले निर्णय घेतील. 6 महिन्याचा कालावधी आहे पण अनेक जे त्यांच्यावर समोर केसेस येतील त्या केसेसचा निपटारा लवकरात लवकर ते करतील आणि देशातल्या तमाम गोरगरीब लोकांना, देशातल्या कष्टकरी लोकांना किंवा जे त्यांच्यासमोर जे काय केसेस येतील त्याचा निर्णय ते लवकरात लवकर करतील आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकांना ते न्याय देतील अशी मला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.